गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वेटनरी एनाटॉमी की नेक्स्ट क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। वेटनरी एनाटॉमी मतलब शरीर रचना विज्ञान। अब तो आपको याद हो गया होगा कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ। पिछली क्लास में हमने पूरी जो भी बेसिक एनाटॉमी है उसकी सारी बातें की थी कि हाँ इसकी कितनी ब्रांचेस होती हैं और डिफरेंट प्रकार के जो ब्रांचेस है उसमें हमने पहली जो ब्रांच पढ़ी थी वो ऑस्टियोलॉजी जो है वो स्टार्ट की थी, मतलब अस्थियों का अध्ययन जो है हमने स्टार्ट किया था। फिर एक पर्टिकुलर एक बोन की हमने संरचना पढ़ी थी कि हाँ इसमें क्या क्या जो है मेनली क्या क्या पाया जाता है, कौन सी एक्सट्रीमिटी को या कौन से सिरे को क्या बोलते हैं, इन सब का हमने अध्ययन किया था। फिर हमने पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम मतलब कि कंकाल तंत्र जो कि पूरा जो हमें गतिशीलता, हमें सुरक्षा, हमें सहारा प्रदान करता है, ये इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। और फिर हमने कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटकर उनका आसानी से अध्ययन करना शुरू किया था। दो भागों में बांटा था हमने उसको, अक्षीय कंकाल जो कि एक अक्ष में उपस्थित है और उपांगीय कंकाल जो अक्ष से दूर स्थित है। तो उपांगीय कंकाल जो है हमने उसकी शुरुआत की थी जिसमें हमने पहले अग्रपाद की अस्थियां ली थी, मतलब फोर लिम्ब मतलब कि आगे वाले पैर, जो गाय भैंस बकरी जो भी जानवर है उनके आगे वाले पैरों की जो है हमने अध्ययन करना, उनकी अस्थियों का अध्ययन करना हमने शुरू किया था। और मैंने उस टाइम भी बोला था कि अपनी जो हाथ की अस्थियां हैं वैसा ही सब कुछ उसमें भी जानवरों में भी पाया जाता है, तो आप उसी प्रकार से अपने आप को भी कंसिडर करते चलिए और उसी तरह से आप अस्थियों का अध्ययन करते चलिए तो आपके लिए आसान रहेगा। तो सबसे पहले जो हमने अस्थि पढ़ी थी अग्रपाद की वो थी स्कैपुला। हमने पढ़ी थी अग्रपाद की अस्थियां, ये हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। मैंने एक रफ डायग्राम भी बनाया था, आप भी मेरे साथ नोट डाउन करते चलिए। तो हमने पहले अग्रपाद की अस्थियां पढ़ी थी, इसमें पहला जो है हमने पढ़ा था बोन थी स्कैपुला। अब आप खुद अपने मन में रिवाइज करते चलिए कि स्कैपुला में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी और क्या क्या मैंने बताई थी कि ये क्वेश्चन जो इसमें बनते हैं। जैसे एक बार मैं जल्दी जल्दी रिपीट करती हूँ लेकिन आपको अच्छे से आपको भी रिकॉल करना है कि आपको क्या क्या याद है और क्या नहीं है, ठीक है। तो सुप्रास्पाइनस फोसा हमने देखा था, इंफ्रास्पाइनस फोसा देखा था, एक्रोमियन प्रोसेस देखा था, ग्लिनोइड कैविटी देखी थी। तो ये जो मेन जो चीजें थी, सब स्केपुलर फोसा देखा था। और फिर डिफरेंट एनिमल में इनका अनुपात क्या होता है या डिफरेंट जो है उनकी शेप क्या होती है और किस में क्या कौन सी बोन मिलकर क्या बनाती है, ये सारी हमने अध्ययन किया था स्कैपुला के बारे में। तो आई थिंक आपको अब कुछ कुछ याद आ गया होगा जो मैंने बोला। बाकी आप यदि नहीं याद आया है तो आपको रिवीजन की सख्त जरूरत है, तो आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो स्कैपुला हमने कल पढ़ ली थी। अब जो हमारी दूसरी बोन है, ये हमने स्कैपुला की बात की, ये हमारी स्कैपुला। जानवर की बात करें तो उसके लेटरल साइड में गर्दन के जस्ट इस तरफ जो है वो, मतलब जो आगे वाले पैर है उससे जस्ट ऊपर जो स्थिति थी वो कौन सी थी, स्कैपुला। अब हम बात करेंगे स्कैपुला की जस्ट नीचे वाली, मतलब हमारी भी ये हड्डी है और जानवरों में भी ये वाली हड्डी है, तो ये कौन सी है, ह्यूमरस। तो हमारी जो अग्रपाद की जो दूसरी अस्थि है वो कौन सी है, ह्यूमरस। मेरे साथ नोट डाउन करते चलिए जो भी, क्योंकि वैसे मैं सारा इंपॉर्टेंट ही इसमें लिखूंगी। ह्यूमरस, ह्यूमरस अब वही पिछले लेक्चर का डिवाइस होगा। कौन सी बोन थी, लॉन्ग बोन थी, हमने पढ़ा था जिसकी लंबाई ज्यादा है उसकी चौड़ाई की अपेक्षा। तो मतलब ये कौन सी अस्थि है, एक लंबी अस्थि है, ठीक है। ह्यूमरस क्या है, एक लंबी अस्थि है, ठीक है। अब ह्यूमरस जो है इस तरह से, मतलब इस तरह से यदि वो ये बोन होएगी, मैं एक इसका रफली डायग्राम ही बना रही हूँ, कोई वैसे नहीं, ये इस तरह से लंबी अस्थि है। तो इसके क्या होंगे, दो सिरे होंगे, एक सिरा ये और एक सिरा ये, ठीक है। लंबी बोन है तो इसके क्या होते हैं, दो तो होते हैं इसके सिरे और इसकी चार होगी सतह, जैसे ये वाली सतह। अब ये इस तरह से गोलाकार है, जो इसकी शाफ्ट है वो गोलाकार है, तो ये सतह कैसे होगी, एक तो ये आगे वाली सतह, फिर इसके पीछे वाली सतह, ये साइड वाली सतह, ये वाली सतह। तो इनका नाम क्या दे दिया, आगे वाली एंटीरियर, पीछे वाली पोस्टीरियर, साइड वाली एक लेटरल और बीच वाली जो है मीडियल। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, इसकी दो तो होते हैं इसके सिरे, जो ह्यूमरस है इसमें दो तो क्या पाए जाएंगे, सिरे, और चार क्या होगी, सतह, चार होगी इसकी सतह। कौन कौन सी सतह, एक होगी अग्र सतह या इंटीरियर,
एक होगी पश्च सतह या पोस्टीरियर, ठीक है, एंड 4 सतह होगी, एक अग्र सतह, एक पश्च सतह, एक पार्श्व में, एक पार्श्व सतह यानी कि लेटरल सतह, और एक होगी मीडियल मतलब कि मध्य, एक होगी मध्य सतह। तो इस प्रकार से सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा बस बोन का दिमाग में सोचो, अपने आप सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यदि ये ऊपर मैंने उस दिन बनाया था कि ये इधर इस तरह से स्कैपुला थी, फिर इसकी ये ग्लिनोइड कैविटी थी, याद करो ग्लिनोइड कैविटी बताई थी, है ना। तो इसमें अब ये ह्यूमरस जो है ये आके इधर फिट होगी, ठीक है। तो ये इधर कोई जॉइंट बनाएगी, जॉइंट्स हम आगे भी पढ़ेंगे, बाकी इसमें भी देखेंगे, ये इस तरह से ये जॉइंट बनाएगी। ये वाला जो जॉइंट है वो कौन सा होगा, शोल्डर जॉइंट, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं वैसे भी, शोल्डर। तो इस तरह से ये जो स्कैपुला है और ये जो ह्यूमरस है, स्कैपुला और ह्यूमरस मिलके क्या बना रही है, शोल्डर जॉइंट बना रही है। और इसमें जो है क्या आपने क्या बोलेंगे कि स्कैपुला की जो ग्लिनोइड कैविटी है, स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड मतलब कि सिर फिट होता है, ठीक है, ह्यूमरस का सिर फिट होता है। तो इस तरह से ये ऊपर की तरफ एक वो बनाएगी, जॉइंट बनाएगी। ऐसे नीचे ह्यूमरस के नीचे क्या थी, रेडियस अल्ना, हमने कल बात की थी। तो इधर ये रेडियस अल्ना के साथ, मतलब ये रेडियस अल्ना इनके साथ ही इधर जॉइंट बनाएगी, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, ये ह्यूमरस, ये इधर जॉइंट बनाया, फिर इधर ही रेडियस अल्ना। तो ह्यूमरस जो है ऊपर की तरफ किससे बना रही है, स्कैपुला से। कौन सा जॉइंट, शोल्डर जॉइंट। और फिर ये जॉइंट्स की बात हम आगे भी करेंगे, लेकिन फिर भी आप एक बार समझते चलिए। और ये जो ह्यूमरस है ये आगे कौन सा जॉइंट बनाएगी, एल्बो जॉइंट। इसको हम एल्बो कहते हैं, इसको हम क्या बनाएंगे, एल्बो जॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने ये ह्यूमरस के बारे में कुछ चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने पढ़ना शुरू की हैं। 2 सिरे होते हैं इसके, 4 सतह होती है इसकी, ठीक है। इस तरह से ये 4 सतह होती है और ये इस तरह से ये कुछ जॉइंट्स बनाती है। बाकी जॉइंट्स की बात हम आगे भी करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो 4 सतह की हमने बात की है, इसमें अब कौन सी सतह में क्या जो है इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है, जिससे आगे हमारे क्वेश्चन भी बनेंगे, ठीक है। तो 4 सतह में पहली जो सतह थी पार्श्व सतह, कोई भी ले लो, मैंने मतलब पार्श्व को ले लिया, कोई वो नहीं है, अग्र पश्च कोई भी ले सकते हो, बस मैं इंपॉर्टेंट ले रही हूँ कि कौन सी सतह में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो पार्श्व सतह है मतलब कि जो लेटरल वाली सतह है, उसमें क्या होता है, मस्कुलोस्पाइनल ग्रूव। क्या होती है, मस्कुलोस्पाइनल ग्रूव। अब तो आप ये नाम से ही आप इसको देख लीजिए, मस्कुलोस्पाइनल ग्रूव, नाम देख लीजिए। मस्कुलो मतलब जहां पे कौन अटैच होंगी, मांसपेशियां, मसल्स, ठीक है। तो जो ह्यूमरस की जो लेटरल सतह है, पार्श्व सतह है, उस पे कौन सी एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, कौन सी ग्रूव पाई जाती है। ग्रूव आप वही पिछले लेक्चर का देखिएगा, मस्कुलोस्पाइनल ग्रूव, ठीक है। दूसरा मीडियल सतह है, इतना कुछ इसमें कोई ऐसी कोई पिकुलियर या पर्टिकुलर कोई चीज है नहीं कि जिसे मैं यहाँ मेंशन करूं, बाकी सतह तो है मीडियल सतह, ठीक है। अब फिर हमने लेटरल सतह की बात कर ली, मीडियल सतह की बात कर ली, फिर हम बात करते हैं एक एंटीरियर सतह। पार्श्व सतह होगी अग्र सतह या एंटीरियर सतह। अग्र सतह में क्या होता है, एक इसमें ट्यूबरोसिटी मिलती है। आपने ट्यूबरोसिटी कल मैंने बताया था क्या होता है, अब आप ये खुद रिवाइज कीजिए, मैं आपको बारी बारी एक ही चीज को नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें क्या मिलता है, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। मेरे ख्याल से आपको याद आ जाना चाहिए कि ट्यूबरोसिटी हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी है वो कौन सी बोन में पाई जाती है। तो आपको सीधा सीधा आंसर देना है कि डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी कौन सी बोन में पाई जाती है, ह्यूमरस बोन में। एकदम बहुत ही इजी है, सिर्फ नाम याद करना है। डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी किस में मिलती है, ह्यूमरस में मिलती है। ह्यूमरस बोन, अग्रपाद की हम अस्थियां पढ़ रहे हैं, उसमें ह्यूमरस बोन में क्या मिलती है, एक डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पड़ती है। अभी तक तो ह्यूमरस में सिर्फ यही याद करने वाली चीज है ये, बाकी तो नॉर्मल लंबी बोन है, ये पहले भी पढ़ा था। तो ये सारी चीजें तो हमने पढ़ लिया था। फिर अग्र सतह हमने कर ली, फिर पश्च सतह। मीडियल में इतना कुछ खास था नहीं तो मैंने यहाँ पे नहीं बताया। पार्श्व में मस्कुलोस्पाइनल ग्रूव थी, अग्र में डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी थी, और जो उसकी पश्च सतह होती है, पोस्टीरियर सतह होती है, उस पे होता है एक न्यूट्रिएंट फोरामन, न्यूट्रिएंट फोरामन। इसी तरह से ये नाम आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ वो नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रिएंट फोरामन जो है वो कौन सी बोन में पाया जाता है, ठीक है।
कोई इसमें कोई नहीं है, तो हमने दो ही चीज अभी तक इंपॉर्टेंट जो है वो दो चीजें आई हैं, क्या, एक तो डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी और दूसरा न्यूट्रिएंट फोरामेन। तो ये कौन सी बोन में पाया जाता है, ह्यूमरस बोन में, क्योंकि अभी हम ह्यूमरस ही पढ़ रहे हैं तो इसी की बात करेंगे। अब हमने सतह की बात कर ली, तो दूसरी जो चीज आई थी वो क्या था, उसके सिरे। सतह की बात कर ली, हाँ, अग्र पश्च लेटरल है और मध्य वाली है, जो सतह की बात कर ली। अब इसके दो सिरे थे, एक ऊपर वाला सिरा, एक नीचे वाला सिरा। तो जो ऊपर वाला सिरा है उसको हम प्रोक्सिमल या अग्रस्थ सिरा, समीपस्थ सिरा बोल देते हैं, और जो नीचे वाला सिरा है इसको हम दूरस्थ सिरा बोल देते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से ये जो ऊपर वाला सिरा है, जो दो सिरे थे, तो इसमें ऊपर वाले सिरे में क्या ऐसा पाया जाता है, ये ऊपर वाले सिरे का अध्ययन करते हैं। तो ये कौन सा होगा, अग्रस्थ या समीपस्थ सिरा, और ये होगा दूरस्थ सिरा। तो एक होता है समीपस्थ सिरा, समीपस्थ सिरा। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है। तो अभी पहले भी जैसे देखा ही था कि समीपस्थ सिरा है, मतलब कि मैंने क्या बोला था कि इसमें एक ग्लिनोइड कैविटी है, स्कैपुला में इस तरह से एक कैविटी होगी और इस तरह से कोई भी एक सर होगा, ठीक है। तो इस कैविटी में जाके ये सर जुड़ेगा, तभी ये जॉइंट बनेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से देखिए कि जब भी कोई दो बोन अपन पढ़ेंगे ना, तो एक में तो इस तरह की कोई ना कोई ऐसी गुहा या ऐसा कोई क्रेस्ट या मतलब क्या ऐसी कोई छेद लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी, दूसरी क्या इस तरह से कोई उभाड़ जैसी स्ट्रक्चर मिलेगी जो उसमें जुड़ जाए। जहां पे भी हम जॉइंट पढ़ेंगे, अब मैं आगे आपको बताती चलूंगी कि यदि एक बोन में यदि इस तरह से कोई गड्ढे नुमा संरचना है, तो उससे जस्ट नीचे वाली बोन में पक्का पक्का ऐसी कोई उभाड़ नुमा संरचना होगी, क्योंकि तभी ये जॉइंट बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी आप एक दिमाग में लेकर चलिए कि हाँ, यदि स्कैपुला में हमने कैविटी पढ़ी थी, मतलब अब इसके नीचे ह्यूमरस है, मतलब इसमें कोई ना कोई एक ऐसी उभाड़ वाली संरचना जरूर होगी, ठीक है। तो उस तरह से जो ह्यूमरस का हेड है, इसको हमने हेड ही बोलते हैं। तो इसके समीपस्थ सिरे हैं, इसके पार्ट हो जाते हैं हेड। पहला हेड मतलब सिर। अब जब मैंने टर्मिनोलॉजी कुछ बताई थी, कुछ शब्दावली बताई थी, तो जहां पे हेड होगा वहां पे नेक अपने आप होगी। तो दूसरा क्या होगा, नेक या गर्दन, ठीक है। तीसरा क्या, इसमें कुछ होती है ट्यूबरोसिटीज, फिर एक और वर्ड आ गया वापिस से वही ट्यूबरोसिटी। अब देखिए ट्यूबरोसिटी क्या होता है और क्या होती है, दो इसमें ट्यूबरोसिटी पाई जाती है, ट्यूबरोसिटीज। अब आप ये फिर से रिवाइज कीजिए कि हाँ भाई, ये जो ट्यूबरोसिटी थी क्या बला थी, क्या पढ़ा था हमने, क्या होता है ट्यूबरकल, ट्यूबरोसिटी, ये सब पढ़ा था, तो आप इसको याद कीजिए, ठीक है। दो ट्यूबरोसिटी है तो कौन सी, यदि वो लेटरल साइड में है, पार्श्व साइड में है तो पार्श्व ट्यूबरोसिटी, यदि वो पार्श्व के फिर दूसरा विपरीत ही होगा तो मध्य, मतलब मध्य में है तो उसको मीडियल ट्यूबरोसिटी जो है वो नाम दे दिया था, ठीक है। तो इस तरह से ये है समीपस्थ सिरे की हमने बात कर ली, ठीक है, कि इसमें ह्यूमरस का हेड होता है, नेक होता है और दो ट्यूबरोसिटी मिलती है। अब ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, तो अब नीचे वाले सिरे की भी बात कर लें। तो इसके दूसरे सिरे को क्या बोलते हैं, दूरस्थ सिरा। दूसरा जो सिरा क्या आएगा, यदि ये एक समीपस्थ है तो दूसरा क्या होगा, दूरस्थ सिरा, ये इसको डिस्टल एंड भी बोलते हैं। अब दूरस्थ सिरा है तो वही बात मैंने कहा था, एक में कोई गड्ढे वाली स्ट्रक्चर होगी और उससे नीचे वाली जस्ट बोन में क्या होगी, कोई उभाड़नुमा संरचना होगी ताकि वो जॉइंट बना सके। तो ये तो दूरस्थ सिरा है, इसमें क्या, अब ऊपर की तरफ यदि इस बोन में उभार आ गया ना, तो अब नीचे की तरफ कोई ना कोई गड्ढा मिलेगा, और गड्ढे के लिए हमने एक शब्द यूज किया था, फोसा। आपको याद हो तो पिछली बार जब हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी तो उसमें फोसा वर्ड यूज किया था, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा जो है फोसा पाया जाता है, ठीक है। तो एक तो पाया जाता है दूरस्थ सिरे में ये नाम ऐसे ही आपको याद रखना है, ओलेक्रोनोन, ओलेक्रोनोन फोसा। फोसा मतलब कोई ऐसे गड्ढे जैसी, गर्त जैसी, इस तरह से गर्त जैसी संरचना। और दूसरा जो है वो है कोरोनोइड फोसा, कोरोनोइड फोसा, ठीक है। इसी को हम रेडियल फोसा भी बोल देते हैं। तो ये हमने पूरी ह्यूमरस की लगभग बात कर ली, ये पूरी ह्यूमरस थी, इसका ऊपर वाला सिरा पढ़ लिया, हेड है, नेक है, ट्यूबरोसिटी है, ये पूरी जो इसकी जो सतह हैं चार उसकी बात कर ली, नीचे वाला जो सिरा है उसकी बात कर ली, उसमें ये ओलेक्रोनोन फोसा और कोरोनोइड फोसा या रेडियल फोसा जो है पाया जाता है। और आप इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि
आगे मतलब आगे भी मैं आपको क्लियर करते चलूंगी। बाकी अब इसमें यदि इसी नाम का फोसा है तो अगली वाली बोन में इसी नाम का कोई उभारनुमा संरचना होगी, ठीक है, तो वो आगे हम बात करते चलेंगे कौन सी होगी, और नाम यही होगा, लेकिन आपको याद रखना है फोसा किसमें है और प्रोसेस यानी कोई उभारनुमा सिरा है वो कौन सी बोन में है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है ओलेक्रोनॉन फोसा जो है वो कौन सी बोन में पाया जाता है, तो आपको सीधा ह्यूमरस पे आंसर टिक करना है। दूसरा कोरोनॉइड फोसा जो है वो कौन सी बोन में पाया जाता है, तो आपको इसका भी सीधा सीधा आंसर टिक करना है। तो इनको ये सिर्फ याद करने वाली चीजें हैं, मैं समझाते चल रही हूँ, आपको समझते भी चलिए, लेकिन ये नाम और ये सब तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, तो इनको याद करते चलिए। अब दूसरी बात करते हैं, हाँ एक दो जैसे अपने डिफ्रेंशिएट करते हैं अलग अलग कोई एनिमल में कि उनमें कोई खास बात है या क्या है, ठीक है। तो जैसे अब एक बात करते थे, यदि हम डॉग की बात करें तो डॉग में क्या होता है, डॉग में क्या होता है, ये दो फोसा कौन कौन से, ओलेक्रोनॉन फोसा और ये रेडियल या कोरोनॉइड फोसा, ठीक है। ये जो है दोनों मिलाकर सुप्रा ट्रोक्लियर फोरामेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सुप्रा ट्रोक्लियर फोरामेन, ठीक है। तो ये डॉग में क्या, ये दोनों ओलेक्रोनॉन फोसा कोरोनॉइड फोसा मिलकर क्या बनाते हैं, सुप्रा ट्रोक्लियर फोरामेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सुप्रा ट्रोक्लियर फोरामेन है वो कौन सी बोन में पाया जाता है, कौन सी स्पीशीज में पाया जाता है, मतलब कौन से एनिमल में पाया जाता है और किस बोन में पाया जाता है, किस किस फोसा से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इस तरह से बाकी एक इसमें न्यूट्रिएंट फोरामेन भी मिलता है जो हमने पहले भी बात की थी, तो न्यूट्रिएंट फोरामेन भी डॉग में मिलता है, ठीक है। तो ये सारी हमने इंपॉर्टेंट बात कर ली है, ठीक है, कि न्यूट्रिएंट फोरामेन मिलता है, सुप्रा ट्रोक्लियर फोरामेन मिलता है। तो आगे ह्यूमरस की जो है ये जो इसमें बात हमने कर ली है, ठीक है। तो ये सिरा बात कर लिया, सतह बात कर ली, सारी हमने बात कर ली, डॉग की बात कर ली। डॉग के बाद जो नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट जानवर जो हम पढ़ेंगे फाउल ले लो, कि फाउल यानी कि मुर्गा। अब मुर्गा के ह्यूमरस में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, अब आपको एकदम से क्लिक करना चाहिए, आपने अच्छे से पढ़ाई की है कि हमने एक बात की थी कि ह्यूमरस ऑफ फाउल मतलब कि मुर्गे की ह्यूमरस को क्या कहते हैं, अच्छे से आप याद कीजिए क्या बोलते हैं, है ना। उसको हल्का, वो हल्की होनी चाहिए ताकि वो उड़ सके, तो उसमें ऐसा क्या होता है, याद आया कुछ, ठीक है। तो अब मैं बोलती हूँ, जो इसकी जो ह्यूमरस है, अभी भी याद ना आए तो फिर बस पढ़ाई चालू कर दीजिए, अभी किताबें लेके बैठ जाइए। ह्यूमरस ऑफ फाउल, ह्यूमरस ऑफ फाउल को क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक बोन। क्यों बोला था न्यूमेटिक बोन, क्योंकि इसमें क्या था, एयर सैक था, या क्या बोला था उसको, साइनस था, जिसमें क्या भरी रहती है, हवा भरी रहती है। पढ़ा था, याद आया क्या। अब ये देखो, ये आपको याद आना चाहिए था, ठीक है। इसमें छिद्र पाया जाता है जिसे न्यूमेटिक फोरामेन भी बोल देते हैं, क्योंकि हमने देखा था फोरामेन मतलब छिद्र होता है, तो न्यूमेटिक फोरामेन भी जो है वो इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमने किसकी देख ली, किस ह्यूमरस की देख ली, फाउल के ह्यूमरस की देख ली, ठीक है। तो अब ये ह्यूमरस बोन जिस जिस एनिमल में जो जो चीज इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको सब बता दी है, और क्या क्या कौन कौन सा जॉइंट बनाती है ये भी बता दिया। बाकी जॉइंट्स हम अगली क्लासेस में किसी में देखेंगे, है ना, ठीक है। अब स्कैपुला होगी, पिछली बार डायग्राम बनाया था तो याद करते चलिए, ये स्कैपुला, ये इधर ह्यूमरस, इसके जस्ट नीचे ये कौन सी बोन्स है, रेडियस और अल्ना, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे रेडियस अल्ना की। तो पहले हम वैसे तो साथ साथ, क्योंकि साथ साथ अधिकतर इसका नाम क्यों आता है, क्योंकि ये लगभग एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, इसलिए इनको किस तरह से एक साथ ही नाम लिया जाता है, रेडियस अल्ना, ठीक है। तो रेडियस पढ़ लेते हैं पहले। बाकी ये देखो कि जो रेडियस अल्ना है वो क्या होता है, कुछ कुछ जैसे इस तरह से, मान लो ये रेडियस हमने बनाई, मान लो ये बोन है और ये अल्ना बोन है, तो ये इस जगह से एक दूसरे से जुड़ी रहती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्पेस, जैसे मान लो यहाँ से जुड़ी है, फिर ये स्पेस में थोड़ा सा इन्होंने ये थोड़ी सी अलग हो गई, या फिर वापस यहाँ जुड़ गई, फिर थोड़ी सी अलग हो गई, ठीक है। या किसी किसी जानवर में कैसी होती है, ये मान लो रेडियस बोन है, ये अल्ना आई
इधर से जुड़ी है, इधर से नहीं जुड़ी, फिर जुड़ी है, ठीक है। तो अब इन दो, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस रह गया, ये जो स्पेस है या ये जो स्पेस है, इसको क्या कहते हैं? तो इस कोई भी दो चीजों के बीच का जो जैसे आप मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, तो मूवी को दो पार्ट में अपने बांट देते हैं, एक इंटरवल से पहले वाला, एक इंटरवल के बाद वाला। मतलब कि कोई भी दो अलग अलग चीजें हैं ना, तो उसके बीच का जो है उसको क्या बोलते हैं? इंटर। हमेशा उसके लिए इंटर वर्ड इस्तेमाल होता है। ये बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन यही इंटर इंट्रा ऐसे करके क्वेश्चन को ऐसे घुमा देते हैं कि हम भी घूम जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है और आसान सी चीज है, इसको याद करते चलिए कि कोई भी दो चीज है, कोई भी दो पड़ाव है, कोई किसी भी चीज के दो हिस्से हैं, यदि उनमें कोई एक ब्रेक मिल रहा है, ठीक है, उनमें वो कंटिन्यूटी नहीं रह रही और उसको वो कौन सी चीज अलग करती है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इंटर, ठीक है। तो मतलब अब ये बोन थी, जुड़ी हुई थी, यहाँ से जुड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ से अलग होगी, मतलब और फिर जुड़ गई, मतलब कि ये इन दोनों के बीच की जगह, तो क्या बोलेंगे इसको? इंटर। दो बोन के बीच में है तो इसको क्या बोलेंगे? इंटर। यदि यही कोई एक ही बोन के बीच में होता तो इसके लिए हम इंट्रा वर्ड यूज करते हैं, मतलब इंट्रा मतलब एक के बीच में, इंटर मतलब दो के बीच में। तो ये रेडियस बोन है, ये अल्ना बोन है, तो इन दोनों के बीच के में ये जो स्पेस है दो बोन के बीच में, इसलिए क्या यूज किया? इंटर, ठीक है। अब इंटर ओसियस बोन है, बोन के लिए ओस वर्ड, जैसे हमने विसरल बोन में भी बात की थी, तो इसमें इंटर ओसियस। ओसियस क्यों यूज किया? क्योंकि ये क्या है? बोन के बीच में है, बोन के बीच में है, इसलिए इसको क्या वर्ड यूज किया? इंटर ओसियस। अब ये क्या है? बीच में खालिस्तान है, खालिस्तान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेस। तो फिर इसको क्या लिख दिया? स्पेस, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इंटर ओसियस स्पेस, ठीक है। तो आगे आप देखो कहीं पे भी कोई भी दो जगह है, उनके बीच में यदि कोई स्पेस है, तो यदि हड्डियों के बीच में था तो हमने इंटरओसियस बोल दिया, कोई और चीज है तो उनके बीच में इंटर, फिर वो नाम और फिर स्पेस, इस तरह से हम यूज करते हैं, ठीक है। तो जो रेडियस और अल्ना है, आप वैसे तो आपको पता है कि रेडियस जो है वो क्या है, ये मतलब मैंने इन दोनों के बीच की कुछ बात बताई थी, क्योंकि आगे अभी काम आएगी, इसलिए मैंने ये बात बताई है। बाकी ये एक बार देखते चलिए कि ये रेडियस क्या है? लंबी बोन है। रेडियस कैसी अस्थि है? लंबी अस्थि है, आपको पता है, पहले भी हमने पढ़ा था, लंबाई इसकी ज्यादा है, ठीक है। वैसे तो लंबी है, लेकिन अल्ना की तुलना में ये क्या है? छोटी है। लंबी अस्थि की श्रेणी में ही आती है, लेकिन अल्ना अस्थि की तुलना में छोटी है। कोई हमसे पूछे रेडियस बड़ी है या अल्ना? तुलना में छोटी। अल्ना क्या? थोड़ी सी बड़ी है रेडियस से, ठीक है। तो वैसे तो प्रकार क्या है इसका? लंबी अस्थि है, लेकिन ये क्या है? अल्ना की तुलना में जो क्या है? ये छोटी है। दूसरा कि अल्ना और जो रेडियस और अल्ना है, ये दोनों बोन लगभग जुड़ी रहती है, लेकिन कुछ जगह से ये नहीं जुड़ी होती, और इस स्पेस को क्या कहते हैं? हमने वापस से पढ़ लिया, इंटरओसियस स्पेस, ठीक है। ये अलग अलग जो स्पीशीज है उनमें अलग अलग तरह का होता है, किसी में छोटा मिलता है, किसी में एक जगह मिलता है, किसी में दो जगह मिलता है। तो जैसे गाय भैंसे है ना, उसमें जो इंटरओसियस जो स्पेस है वो जो है वो दो मिलते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह से दो जगह ये स्पेस होता है। तो हम लिखेंगे कि गाय भैंस में जो इंटरओसियस स्पेस है वो कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। बाकी इतना कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, रेडियस अल्ना, ठीक है। एक ये क्या? ये एल्बो जॉइंट है, ठीक है, ये वाला, ये एल्बो, ठीक है। ये जो था ये शोल्डर, ये एल्बो, एक नॉर्मल सी चीज है। एल्बो जो जॉइंट है उस पर कोरोनॉइड प्रोसेस मिलता है, ये हम आगे भी बात आएगी, इसलिए मैंने इसको इतना कोई वो नहीं लिया। कोरोनॉइड प्रोसेस, ठीक है, कोरोनॉइड प्रोसेस मिलता है कहाँ? एल्बो जॉइंट पर, ठीक है। तो ये एक बात आपको याद रखते चलनी है। बस इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी ये कुछ इतना नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतनी रामायण पढ़ी थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको इंटर और इंट्रा वाला ये आपको आगे भी बहुत काम आएगा। दूसरी, अब अपने एक बार रेडियस की बात कर ली, दूसरी जो है वो है अल्ना। अल्ना बोन की बात करते हैं अपन। अल्ना, अल्ना देखा ही था, थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। अब लंबी बोन है तो इसका भी वही समीपस्थ सिरा दूरस्थ सिरा होगा, ये समीपस्थ ये दूरस्थ। तो जो समीपस्थ है, मैंने फिर बताया था पहले वाले में क्या आया था? फोसा आया था। क्या नाम था उसका? ओलेक्रोनोन फोसा। आप याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ह्यूमरस में यदि ओलेक्रोनोन फोसा था
तो इधर क्या है, कुछ ऐसी चीज होगी जो उसके अंदर जाके फिट हो जाए, तो वो कौन सी होती है, ओलेक्रोनॉन प्रोसेस। तो अल्ना में क्या पाया जाता है, एक तो ये लंबी अस्थि है, लंबी अस्थि का प्रकार मतलब एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या मिलता है, ओलेक्रेनोन प्रोसेस मिलता है, जो ह्यूमरस के किस में फिट होता है, ओलेक्रोनॉन फोसा में, ठीक है। आप देखिए जैसे ये मेरा हाथ है, आप अपनी खुद कोहनी को इस तरह से मोड़िए और ये कुछ एक हड्डी का ये सिरा बाहर निकलेगा, तो ये ओलेक्रोनॉन प्रोसेस ही है, ठीक है। जो यदि आप ऐसे जब हाथ को करोगे तो ये ह्यूमरस के ओलेक्रोनॉन फोसा में जाके फिट हो जाता है, तब तो ये बाहर उभरा हुआ नहीं दिखाई देता, लेकिन इस तरह से जब आप कोहनी को मोड़ेंगे तो आपको ये उभारनुमा दिखाई देगा, तो ये क्या है, ये ओलेक्रोनॉन प्रोसेस है। अब मैंने जब हाथ को सीधा किया तो ये कहाँ जाके फिट हो गया, ह्यूमरस के ओलेक्रोनॉन फोसा में फिट हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या एक चोंचनुमा प्रोसेस पाया जाता है, ये क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं, ओलेक्रोनॉन प्रोसेस जो है वो कौन सी बोन में पाया जाता है, सीधा सीधा आ जाता है। तो इसमें एक चोंचनुमा जो उभार मान लो, प्रोसेस मान लो, प्रोसेस या उभार पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, एनकोनियस प्रोसेस, एनकोनियस प्रोसेस। ये सारा याद करने की चीजें हैं बस, कि ये बोन है, इस बोन में एक चोंचनुमा प्रोसेस है, उसको एनकोनियस प्रोसेस कह दिया। दूसरा क्या होता है, इसमें एक सेमीलुनार नोच पाई जाती है, इतनी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ठीक है एक बार लिखते चलिए, सेमीलुनार नोच पाई जाती है, कौन सी बोन में, अल्ना में। दूसरा क्या होता है, जैसे मैंने बताया था ना कि जो रेडियस है वो थोड़ी छोटी होती है, अल्ना थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है। अल्ना जो है बड़ी होती है और रेडियस थोड़ी छोटी होती है, ये रेडियस मान लो ले ली तो ये अल्ना ले ली, ठीक है। तो अल्ना का कुछ पार्ट होता है, ठीक है, अल्ना का कुछ पार्ट होता है जो बाहर की तरफ निकला होता है, ठीक है। मतलब अल्ना बोन का कुछ पार्ट है जो रेडियस से थोड़ा लंबा होता है, बाहर की तरफ निकला होता है, उसको बोलते हैं स्टाइलोइड प्रोसेस, स्टाइलोइड प्रोसेस। तो ये आपको याद रखना है, ये चीज है कि स्टाइलोइड प्रोसेस जो है, वैसे तो क्या होता है कि हाँ वो भाग जो थोड़ा सा बाहर की तरफ या रेडियस से जो है वो नीचे की तरफ निकला होता है उसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, स्टाइलोइड प्रोसेस कहते हैं। अब स्टाइलोइड प्रोसेस कौन सी बोन में पाया जाता है, अल्ना बोन में। ये भी एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं डिफरेंट एनिमल में। तो इसमें मतलब डिफरेंट एनिमल ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं कि एक एक को पढ़ाऊंगी, जो मुझे जिस एनिमल में जो इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आपको वही चीज बताऊंगी। तो हॉर्स है, ठीक है, हॉर्स घोड़े में क्या फर्क होता है, जैसे एक बताया था, बात की थी अभी इंटरओसियस स्पेस की, इंटरओसियस स्पेस की बात की थी अभी हमने। तो वो जो गाय थी, गाय में कितने थे, 2 थे, गाय भैंस इनमें कितने थे, 2 थे। तो यही इंटरओसियस स्पेस जो घोड़ा है, घोड़े में कितने होते हैं, 1 ही होता है, ठीक है। वो भी मैंने आपको किस तरीके से बता दिया था कि उसमें 2 होते हैं, उसमें 1 होते हैं। दूसरा इसमें भी जो ये जो स्टाइलोइड प्रोसेस जो था उसमें उपस्थित था, इसमें अनुपस्थित होता है। घोड़े में स्टाइलोइड प्रोसेस जो क्या था, याद आया, स्टाइलोइड प्रोसेस क्या होता है, अल्ना बोन का वह भाग जो रेडियस से थोड़ा बाहर की तरफ निकला होता है, क्योंकि अल्ना बड़ी है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा जो पोर्शन उसका बाहर निकलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टाइलोइड प्रोसेस, जो कि घोड़े में अनुपस्थित होता है। घोड़े में क्या होता है, अनुपस्थित, ठीक है। तो ये सारी बात होगी इसकी। बाकी एक जैसे ये इंटरओसियस स्पेस था, तो ये एक ले लो, मुर्गा और कुत्ता, इनमें भी ये एक एक ही मिलता है, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी देख लीजिए कि गाय भैंस इनमें 2 था और घोड़ा मुर्गा कुत्ता इनमें कितने हैं, ये 1-1 है, ठीक है। तो ये सारी बात होगी रेडियस अल्ना बोन की, ठीक है। तो हम यहाँ तक पहुंच गए, रेडियस अल्ना बोन तक की पूरी बात हो गई है, स्कैपुला, ह्यूमरस और रेडियस अल्ना, ठीक है। अब इसके आगे मैंने बताया था, ये यहाँ पे कुछ छोटी छोटी सी, अब इतनी देर तो लॉन्ग लॉन्ग बोन आ गई, ये चपटी थी स्कैपुला, ये लॉन्ग बोन है, ये लॉन्ग बोन है। फिर एक इधर बात आती है, इधर जो है ये क्या है, छोटी अस्थियां हैं, जो मैंने बताया था छोटी अस्थियां हैं, तो एक तो क्या करेंगी, गतिशीलता बढ़ाएंगी, ठीक है, गतिशीलता बढ़ाएंगी। दूसरा कोई प्रेशर पड़ता है, कोई दबाव पड़ता है ज्यादा, तो उसको वितरित करती है, ऐसे नहीं पूरा इन बोन पे आ जाएगा, थोड़ा सा वो अपने आप में भी ले लेंगी, तो इस तरह से ये जो है प्रेशर जो है वो क्या होगा, वितरित होगा। तो आगे वाली बात है कि कार्पल,
कौन सी अस्थि आ गई? कार्पल। कार्पल का क्या है ना, देखो अलग अलग, ये इस तरह से मैंने बताया था, छोटी छोटी इस तरह से होंगी। अभी क्या होती है ना, रो में होती है, एक रो में नहीं, 2 रो में। मतलब कि जैसे मेरा हाथ है ना, तो एक रो इधर बनाएंगी, एक रो इधर बनाएंगी, ठीक है। तो जो इधर वाली रो है वो तो इन वाली हड्डियों के साथ जॉइंट बनाएगी, इधर वाली रो है वो इनके साथ जॉइंट बनाएगी, ठीक है। और कई की क्या होती है, ये जो कार्पल है ये जो है एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती है। जैसे इनका नंबर क्या होता है, इनकी जो संख्या है वो अलग अलग जो जानवर है उनमें अलग अलग होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग है? भगवान ने तो ऐसे ही बनाई थी, लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो अपने अनुकूलन के हिसाब से हर जानवर की ये जो स्थिति है वो अलग अलग होगी। कैसे? जैसे मान लो किसी में पहली तो है, लेकिन ये दोनों जो है मिलके फ्यूज होगी, एक दूसरे के साथ जुड़गी, तो इस तरह से थोड़ी सी बड़ी सी हो जाएगी। बाकी ये तो अब किसी में 4 है तो किसी में इधर 3 ही बची, किसी में मान लो पहली दूसरी फ्यूज होगी, तीसरी चौथी ऐसे बची, किसी में दोनों फ्यूज होगी तो इस तरह से 2 ही बची। इस तरह से क्या है, इसलिए इनका नंबर जो है वो अलग अलग जानवरों में अलग अलग पाया जाता है। तो मैंने बता दिया जिस तरह से इसमें 2 पंक्तियों में होती है, ठीक है। ये जो बोन है छोटी अस्थियां, एक तो किसमें हम पढ़ेंगे, छोटी अस्थियों में। छोटी अस्थियों का एग्जाम्पल कार्पल, एग्जाम्पल कार्पल बोन। गतिशीलता जो है जोड़ को वो प्रदान करेगी, और क्या, जो दबाव है उसको वितरित करेगी, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब इसमें भी 2 चीज है कि 2 रो पाई जाती है, इसकी 2 पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां, 2 पंक्तियों में पाई जाती है। ये 2 पंक्तियों में एक है समीपस्थ, एक है दूरस्थ। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस देखते चलो कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। एक समीपस्थ मतलब प्रोक्सिमल, एक डिस्टल मतलब दूरस्थ। अब अलग अलग जो जानवर है उसमें इनकी संख्या मैंने बताई थी अलग अलग होती है, और वो कैसे होती है। जैसे एक आ गया गाय, गाय में इसकी संख्या होती है 6, घोड़ा है, कुत्ता है, गाय में 6 मतलब वही रो में होती है, कोई ऐसा नहीं कि 6 तो 3 होगी, कैसे भी हो सकती है, क्या पता 4 ऊपर हो 2 नीचे हो, इस तरह से भी हो सकती है, ठीक है। सुअर, गाय हो गया, घोड़ा हो गया, कुत्ता हो गया, सुअर हो गया, और मुर्गा। मेन अपने इनकी बात करते हैं ज्यादा तो, ठीक है। गाय मतलब, गाय का मतलब गाय भी आएगी, भैंस भी आएगी, रूमिनेंट्स, लगभग रूमिनेंट्स आ गए तो इसलिए सिर्फ गाय गाय का नाम लिया जाता है। बाकी सारे रूमिनेंट्स, गाय भैंस बकरी ये सारी आ जाती है, ठीक है। तो गाय में कितनी होती है? 6 होती है, घोड़े में 7 होती है, कुत्ते में भी 7 होती है, सुअर में जो है इनकी संख्या जो है वो 8 होती है, और जो मुर्गे हैं उनमें से मुर्गा जो है उसमें इनकी संख्या जो है वो 2 होती है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, कार्पल्स बोन्स की संख्या, कार्पल बोन या अस्थि की संख्या, जो अलग अलग जानवर है उनमें क्या होती है, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया कि क्यों ये अलग अलग होती है, कुछ जो बोन है फ्यूज हो जाती है, ठीक है, इस प्रकार से इसमें। तो एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो गाय है, ये अच्छे से नोट कर लीजिएगा, गाय जो है उसमें दूसरी और तीसरी, ठीक है, कौन कौन सी, दूसरी और तीसरी, ये जो कार्पल है ये फ्यूज हो जाती है। मतलब यदि वो पहले ऐसे थी तो अब आगे कैसे होगी, ऐसे होगी। तो ये दूसरी और तीसरी जो कार्पल है वो फ्यूज होकर, फ्यूज यानी इकट्ठी होकर अब 2 हड्डियां हैं, हड्डियां इकट्ठी हो रही है, तो पहले वर्ड आएगा ओस, ओस मतलब हड्डी, मैग्नस मतलब बड़ी हो गई, मैग्नस इस तरह से याद कर लीजिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ओस मैग्नस, या इधर लिख देती हूँ, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। दूसरी और तीसरी कार्पल किसमें, गाय में, इकट्ठी होकर क्या बनाती है, ओस मैग्नस। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एकदम अच्छे से, मतलब इसको तो रट लो, इन सब चीजों को तो, जो भी ऐसे अलग अलग से नाम आ रहे हैं ना, इनको तो एकदम अच्छे से रट लो। ये एग्जाम में मतलब फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, कभी ओस मैग्नस पूछ लिया, कभी ग्लिनोड कैविटी पूछ ली, सुप्रास्पाइनस फोसा पूछ लिया, सब स्केपुलर कुछ भी पूछ सकते हैं इनमें से, ये नाम सीधे सीधे उठकर आते हैं, ठीक है। अब हमने कार्पल की बात कर ली सारी, तो अब अगली बोन आती है कौन सी, मेटाकार्पल। मेटाकार्पल ये आपको याद हो तो कौन सी बोन की श्रेणी में आती थी, लंबी अस्थि,
ये कौन सी अस्थि होती है? लंबी अस्थि। ये देख लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से कौन सी? ये वाली जो है। अब इनकी लंबाई ज्यादा है चौड़ाई की अपेक्षा, तो इनको क्या बोल दिया? लंबी अस्थि की श्रेणी में ये आ गई, ठीक है। अब वही डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल है उनमें इनका जो नंबर है वो अलग अलग होता है। क्यों? वही किसी में फ्यूज होती है, किसी में नहीं होती, तो इस तरह से चलता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं गाय। गाय में क्या होती है? ये दो होती हैं, ठीक है। तो दो में एक होती है बड़ी मेटाकार्पल, बड़ी मेटाकार्पल, और एक होती है, एक बड़ी है तो दूसरी ऑब्वियसली छोटी होगी, तो एक होती है छोटी मेटाकार्पल, छोटी मेटाकार्पल, ठीक है। अब इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट तो था नहीं, तो मेन बात क्या है कि जो गाय है उसमें जो बड़ी मेटाकार्पल है, लार्ज मेटाकार्पल है, उसका एक स्पेशल नाम है, ये अच्छे से याद रखना है। उसको बोलते हैं कैनन बोन, कैनन बोन। ये आपको एकदम ये भी रट लेना है, इसमें भी कोई वो नहीं है कि आप इसको याद ना करो, एकदम याद करके जाना है कि कैनन बोन एक तो किस में पाई जाती है? गाय में। और गाय की कौन सी बोन को कैनन बोन कहा जाता है? बड़ी मेटाकार्पल, यानी लार्ज मेटाकार्पल को गाय की क्या बोला जाता है? कैनन बोन। ये अच्छे से याद रखना आपको, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरा एक आता है घोड़ा। घोड़े में कितनी होती है? ये 3 होती है। घोड़े में जो मेटाकार्पल की संख्या है वो कितनी होती है? 3 होती है। अब 3 में से एक तो होती है लार्ज, मतलब बड़ी, एक तो होती है बड़ी मेटाकार्पल और 2 होती है छोटी, ठीक है। तो घोड़े में क्या है? एक तो होती है बड़ी और 2 होती है छोटी, तो टोटल कितनी होगी? 3, ठीक है। इस तरह से अलग अलग नंबर है। कुत्ता, बस इनके नंबर ही याद कर लो, बाकी इनमें और कोई इतना कोई याद करने वाली चीज है नहीं। कुत्ते में जो है इसकी संख्या होती है मेटाकार्पल की 5। फिर आता है सुअर। नाम ये सिर्फ ये याद ही करने हैं। सुअर में कितनी होती है? 4। बस इसमें एक वो गाय में देखा था अपनों ने, क्या था? कैनन बोन। वो इंपॉर्टेंट है मेनली कि गाय में एक तो कैनन बोन कौन से एनिमल में पाई जाती है और किसको कहते हैं? तो लार्ज मेटाकार्पल को कहते हैं। फिर इसमें बच गया मुर्गा, फाउल। मुर्गे में कितनी होती है? 3 होती है। तो बस ये इनकी सिर्फ नंबरिंग याद करनी है, बाकी इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। गाय में क्या होती है? सॉरी, गाय में क्या, मुर्गे में क्या होती है? 3 जो है तीनों फ्यूज हो जाती हैं, तीनों जो है वो इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। और एक डी आकृति बना लेती है, डी, डी, ठीक है। ये तीनों बोन, तीनों मेटाकार्पल जो है वो फ्यूज हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी और एक डी आकृति बनाएगी, जिसका नाम होता है कार्पो मेटाकार्पल, मेटाकार्पल, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कार्पो मेटाकार्पल किस में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? मुर्गे में। और मुर्गे में पाई जाती है और कितनी बोन से के फ्यूज होने से बनती है? कितनी और कौन सी? तो कौन सी? 3 मेटाकार्पल। 3 मेटाकार्पल के फ्यूज होने से मुर्गे में डी शेप जो है एक बोन बनती है, जिसका नाम क्या होता है? कार्पो मेटाकार्पल, ठीक है। क्या नाम है उसका? कार्पो मेटाकार्पल। तो ये इसमें जो मेटाकार्पल में है, क्या चीज याद करने की थी? एक तो गाय के लिए याद करने की थी, ठीक है। गाय की कौन सी बात थी? कि जो लार्ज मेटाकार्पल है वो क्या कहलाती है? कैनन बोन कहलाती है। और दूसरी एक मेन याद करने की चीज है, कार्पो मेटाकार्पल किस में होती है? ये होती है मुर्गे में, ठीक है। जिसमें जो तीनों जो मेटाकार्पल इसकी फ्यूज हो जाती है और फ्यूज होकर क्या बनाती है? कार्पो मेटाकार्पल। अब हमने बात कर ली मेटाकार्पल। मेटाकार्पल के बाद अब ये मेरी उंगलियां बच गई, डिजिट्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट्स या फिर फैलेंजेस। तो अगली जो है वो है फैलेंजेस। फैलेंजेस या अंगुलियां। अब इनमें भी वही है, इनका नंबर जो है वो अलग अलग होता है। तो वही जो है मेन यही चीज देखनी है, ठीक है। तो अब देखिए गाय में क्या होता है। गाय के आपने कभी खुर देखे हों? जैसे गाय और घोड़े में कभी आपने अंतर क्या हो, कभी देखो उनके, आप देखना पैर देखना उनके। गाय में क्या होता है? इस तरह से उनकी 2 इस तरह से ऐसे वो खुर से होते हैं, इस तरह से 2 होते हैं, है ना। और यही आप घोड़े में देखोगे कि इस तरह से एक होता है। तो ये क्या है? ये फैलेंजेस का ही आ गया। अभी देखेंगे किस तरह से, ठीक है। तो फैलेंजेस मतलब ये तो आप एक बार नोट करिएगा।
देखिएगा आज गाय को या कोई भी घोड़ा उसमें दिखे तो उसका जो पैर, जो काला काला वाला पार्ट है, खुर है, उनको देखिएगा तो किस में इस तरह से ये 2 है और किस में 1 है। ठीक है, तो क्या होता है, गाय जो है उसमें 2 डिजिट जो होती हैं, 2 डिजिट जो होती है वो क्या होती है, पूर्ण विकसित होती है। मतलब फेलेंजिस तो देखो इतनी सारी हैं, क्योंकि सारी जो भी मेटाकार्पल जितनी थी उनके साथ साथ की नीचे की ये सारी फेलेंजिस आएगी, लेकिन कौन सी जो पूर्ण विकसित और कौन सी जो अवशेषी के रूप में रह गई, मतलब या तो वो एकदम, या तो वो दूसरी किसी के साथ फ्यूज होगी, या फिर अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उनका काम नहीं था तो वो अपने आप धीरे धीरे घटती गई, अपने आप उनका अस्तित्व खत्म हो गया। तो कौन सी 2 डिजिट जो है वो रहती है, वो रहती है 3rd और 4th। ये एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गाय में जो है वो कौन सी जो 2 जो डिजिट है, कौन सी जो 2 फेलेंजिस है वो पूर्णतः विकसित रहती है, तो कौन सी रहती है, 3rd और 4th। ठीक है, कौन सी रहती है, 3rd और 4th। और जो एक ये देखो एक जॉइंट है, मतलब एक इंपॉर्टेंट एक वो शब्द आता है, एक इंपॉर्टेंट शब्द आता है ड्यूक्ला। ड्यूक्ला, अब ये समझिएगा ये क्या होता है ड्यूक्ला। ठीक है, ये ठीक है, अब इसमें मतलब ये ड्यूक्ला क्या इंपॉर्टेंट है, गाय का क्या होता है, फैटलॉक जॉइंट। जॉइंट आगे बात करेंगे, लेकिन एक बार क्योंकि ये पॉइंट आया इसलिए मैं आपको बताती हूँ फैटलॉक जॉइंट कौन सा होता है। कि ये जो मेटाकार्पल थी, ये मेटाकार्पल आगे इस लाइन की जो फेलेंजिस है उसके साथ एक जॉइंट बनाएंगी, इधर ये वाला जो जॉइंट मेरा मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो मेटाकार्पल है ये फेलेंजिस के साथ यहाँ पे जो जॉइंट बनाती है उसको बोलते हैं फैटलॉक जॉइंट। तो गाय का जो ये जो फैटलॉक जॉइंट होता है, यहाँ पे दूसरी और पांचवी, तीसरी चौथी तो पूर्ण विकसित थी, अब क्या होता है दूसरी और पांचवी डिजिट होती है जो अवशेषी रूप में पाई जाती है। कौन सी, 2nd एंड 5th, 2nd एंड 5th डिजिट जो क्या होती है, अवशेषी रूप में पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, ड्यूक्ला। ठीक है, अब ये आपको ये भी सीधी सीधी याद करने की चीज है। अब ये सीधा पूछते थे ड्यूक्ला, ड्यूक्ला कौन सी बोन को कहते हैं, तो कौन सी बोन है, ये फेलेंजिस है, डिजिट्स है, कौन सी डिजिट्स है जो बनाती है, कौन सी, 2nd और 5th जो डिजिट है वो अवशेषी रूप में पाई जाती है। ठीक है, कोई काम नहीं है, बस अवशेषी रूप में। अवशेषी अंग हम किसे कहते हैं, जो बस हमारे शरीर में विद्यमान है लेकिन उनका कोई कार्य नहीं है, उनको अवशेषी अंग बोलते हैं। तो ये अवशेषी रूप में पाई जाती है, कौन कौन सी, दूसरी और पांचवी। बाकी पूर्ण विकसित कौन सी होती है, तीसरी और चौथी जो हमें दिखाई देती है। ठीक है, फिर एक बात करते हैं घोड़े की। घोड़े में जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे आपने अभी बताया था कि एक ही वो होता है खुर, जो आप देखोगे अभी, आप देखना आपको पता लग जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो इसमें क्या होता है, एक ही डिजिट जो होती है वो पूर्ण विकसित होती है। ठीक है, जैसे गाय में 2 थी, इसमें 1 डिजिट है, तो एक डिजिट ही पूर्ण विकसित होती है, पूर्ण विकसित होती है, एक डिजिट ही पूर्ण विकसित होती है, जिसे क्या कहते हैं, मैनस। अब उसका भी नाम रख दिया, अब यदि वो एक ही है पूर्ण विकसित है तो उसका नाम होता है मैनस। अब ये मैनस आपको अच्छे से रट लेना है कि मैनस किसको बोलते हैं और किस में होती है। मैनस किस में पाई जाती है, घोड़े में पाई जाती है। कौन सी उंगली को बोलते हैं, कोई एक डिजिट है घोड़े की जो पूर्ण विकसित होती है, उसे क्या बोलते हैं, मैनस कहा जाता है। अब जैसे उसमें अवशेषी थी तो इसमें भी कुछ ना कुछ अवशेषी जरूर होगा। तो एक होता है चेस्ट नट। ठीक है, कौन सी पार्ट आती है, चेस्ट नट। जैसे उसमें ड्यूक्ला था वैसे इसमें क्या है, चेस्ट नट। तो एक चीज आती है चेस्ट नट। तो इसकी कौन सी, जो फर्स्ट जो डिजिट है घोड़े की, जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या है, अवशेषी। अवशेषी मतलब वही, उसका कोई काम नहीं है, बस पड़ी है, तो इसको क्या नाम दे दिया, चेस्टनट नाम दे दिया। ठीक है, तो इसका हो गया। फिर दूसरा, अब यदि हमने गाय में फैटलॉक की बात करी तो इसमें भी फैटलॉक की बात करें, घोड़े की नहीं तो नाराज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक शब्द आता है इरगोट्स। इरगोट्स, अभी इरगोट्स क्या बोला है, तो इसमें देखो घोड़े में क्या होता है, जो फैटलॉक जॉइंट होता है, फैटलॉक जॉइंट कौन सा, जो मेटा कार्पल और फेलेंजिस के बीच में होगा उसको क्या बोलेंगे, हम फैटलॉक जॉइंट बोलेंगे। इसमें क्या होता है, जो 2nd और 4th जो डिजिट होती है, कौन सी, 2nd एंड 4th जो डिजिट होती है वो क्या, अवशेषी रूप में पाई जाती है, अवशेषी।
अवशेषी रूप में होती है, मतलब कोई कारण नहीं है उसका, बस वो पड़ी है। कोई जमाने में होता होगा, लेकिन फिर जब जैसे जैसे अपने क्या बोलते हैं टाइम बदलता है, या जैसे जैसे क्या मेरे को नाम वो शब्द याद नहीं आ रहा, जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाते हैं तो वैसे जो हमारी काम की चीजें हैं वो रह जाती हैं, जो नहीं होती उनका फिर वो धीरे धीरे अवशेषी रूप में वो रह जाती हैं। तो घोड़े में भी क्या है कि जो सेकंड और फोर्थ डिजिट है वो अवशेषी रूप में पाई जाती है, उसे बोलते हैं इरगोट। और जो पहली थी, जो फर्स्ट थी, फर्स्ट भी अवशेषी थी, उसको क्या बोला था? चेस्टनट। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि चेस्टनट किस में पाई जाती है और ये इरगोट्स किस में पाई जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो आज का हमारा लेक्चर था, सॉरी, आज हमने सारी जो भी अग्रपाद की अस्थियां हैं वो सारी पूरी कर ली हैं। ठीक है, अग्रपाद की अस्थियां हमने पूरी कर ली हैं। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? स्केपुला पढ़ा था पिछली लेक्चर में। ठीक है, वो आप अच्छे से, आपको पता होगा, मैंने शुरू में उसको थोड़ा सा रिवाइज भी किया था। अब ह्यूमरस है, ह्यूमरस लंबी अस्थि है, 2 सिरे होते हैं, एक बीच में उसकी सतह होती है, अग्र सतह, पश्च सतह, पार्श्व सतह, मध्य सतह। ग्लिनोइड कैविटी स्केपुला थी, उसमें ह्यूमरस का हेड जो है वो फिट होता है, शोल्डर जॉइंट बनाता है। ठीक है, फिर उसकी सतहों की बात की थी हमने, तो जो उसकी पार्श्व सतह है उस पर क्या होता है? एक मस्कुलोस्पाइनल ग्रूव पाई जाती है जिसपे मांसपेशियां आके जुड़ जाती है। और जो अग्र जो सतह थी उस पे डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी होती है, और पश्च सतह पे न्यूट्रिएंट फोरामिना होता है। इनसे सीधा सीधा नाम से ही क्वेश्चन पूछते हैं कि डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी किसमें, कौन सी बोन में पाई जाती है, न्यूट्रिएंट फोरामिना कौन से बोन में पाया जाता है। फिर हमने 2 सिरों की बात की, इस सिरों को समीपस्थ, इसको दूरस्थ। उसमें समीपस्थ में सिर, गर्दन, ट्यूबरोसिटीज, ट्यूबरोसिटी देखिएगा पिछले लेक्चर में जाके किसको बोलते हैं। फिर जो दूरस्थ सिरा है उसमें एक फोसा पाया जाता है, ओलिक्रोन फोसा, और कोरोनोइड फोसा है, रेडियल फोसा। जो डॉग है उसमें ये दोनों फोसा मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये दोनों फोसा मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सुप्राट्रोक्लियर फोरामेन का निर्माण करते हैं। मुर्गा जो है, मुर्गे की ह्यूमरस को पहले भी देखा था, न्यूमेटिक बोन की श्रेणी में रखा था, मतलब कि इसमें क्या होता है? फोरामेन पाया जाता, फोरामेन पड़ा था, छिद्र होता है तो न्यूमेटिक फोरामेन पाया जाता है, एयर सैक्स पाए जाते हैं जिसमें क्या होते हैं? एयर भरी रहती है, जो उसको उड़ने में सहायता प्रदान करती है। फिर अगली जो बोन आई थी वो आई थी रेडियस, ये भी लंबी अस्थि है। इसमें क्या होता है? रेडियस अल्ना दोनों साथ पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। और कुछ स्थान ऐसा होता है जहाँ पे एक दूसरे से नहीं जुड़ी होती है, उसको इंटरओसियस स्पेस कहा जाता है। ठीक है, अल्ना जो है वो बड़ी होती है, किसकी तुलना? वैसे तो दोनों ही लंबी अस्थि का एग्जांपल है, लेकिन अल्ना जो है वो रेडियस की तुलना में बड़ी होती है। अल्ना में क्या होता है? एक ओलिक्रोनिक प्रोसेस मिलता है, जो मैंने कहा था, हाथ को इस तरह से आप करके देखिए। ठीक है, तो इसमें ये है, एक एनकोनियस प्रोसेस मिलता है। ये सारी सीधे सीधे नाम से ही स्टाइलोइड प्रोसेस है, ये सब कुछ नाम से ही सीधा सीधा पूछा जाता है। घोड़े में जो इंटरओसियस स्पेस है, या फिर जो गाय है, इनमें इनकी संख्या अलग अलग होती है, ये मैंने बताया था। फिर कार्पल है, ये छोटी वाली अस्थियां हैं। ठीक है, छोटी अस्थियां होती है, 2 पंक्तियों में होती है, किसी में फ्यूज होती है, किसी में एकल होती हैं। तो क्या होता है? इनका नंबर सब में अलग अलग होता है, ये नंबर्स आपको याद करने हैं। ओस मैग्नस किसको बोलते हैं? ठीक है, ये आपको अच्छे से याद करना है, किस कौन से जानवर में पाया जाता है ओस मैग्नस, और क्या कौन कौन सी बोन से मिलके बना होता है, ये आपको देखना है। मेटाकार्पल, फिर मेटाकार्पल की बात की थी, बड़ी होती है, छोटी होती है। कैनन बोन किसको कहते हैं, किस में पाई जाती है, और अलग अलग जानवरों में इनका नंबर क्या क्या होता है। कार्पो मेटाकार्पल किसे कहते हैं और कौन से जानवरों में पाई जाती है। फेलेंजिस जो है, डिजिट है, वो किसमें पूर्ण विकसित, कौन सी पूर्ण विकसित है उसको क्या बोलते हैं, कौन सी किसमें अवशेषी है उसको क्या बोलते हैं। तो इसमें हमने गाय की और घोड़े की बात की थी। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, अग्रपाद की अस्थियां। तो आज के इस लेक्चर में हमने अपनी अग्रपाद की अस्थियां जो है वो पूरी कंप्लीट कर ली है। अगले लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगी पश्चपाद की अस्थियां, मतलब कि पिछले पैरों की, वो भी सेम हमारे पैर की जो हड्डियां उनके समान ही है। तो आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करते चलिएगा, बहुत इजी है चीजें, बस आपको याद करनी है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।